सावित्रीबाई फुले एक ऐसी महिला थी जिनका जीवन और कार्य उनके समय की सीमाओं से परे था, जिन्होंने भारतीय समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी जो आज भी गूंजती है। 3 जनवरी 1831 को नायगांव, महाराष्ट्र में जन्मी। वह भारत की शुरुआती नारीवादियों, समाज सुधारकों और शिक्षाविदों में से एक बनकर उभरी। उन लोगों के लिए आशा की किरण जो 19वीं सदी के भारत में प्रचलित कठोर जाति व्यवस्था और पितृसत्तात्मक मानदंडों से दबे हुए थे। एक किसान परिवार में जन्मी एक युवा लड़की से लेकर महिलाओं और हाशिए के समुदायों के लिए शिक्षा की प्रणेता बनने तक की उनकी यात्रा न केवल प्रेरणादायक है बल्कि परिवर्तनकारी भी है। बहुत कम उम्र से ही सावित्रीबाई ने उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता और लचीलापन प्रदर्शित किया। हालांकि एक गहरे रूढ़िवादी समाज में पली बड़ी होने के कारण शिक्षा के अवसर दुर्लभ थे, खासकर लड़कियों के लिए। उस समय महिलाओं को शिक्षित करना अनावश्यक या यहाँ तक कि खतरनाक माना जाता था। कई लोगों का मानना था कि इससे पारंपरिक पारिवारिक संरचनाएं बाधित होंगी। इन चुनौतियों के बावजूद सावित्रीबाई के पिता खनजी नेवसे ने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस समर्थन ने उनके भविष्य के प्रयासों की नींव रखी। जब उन्होंने 9 साल की छोटी उम्र में ज्योतिराव फुले से शादी की, उस युग के दौरान एक आम व्यवस्था, तो इन्हें थोड़ा ही पता था कि यह मिलन उनके भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ज्योतिराव फुले, जिन्हें अक्सर महात्मा फुले के रूप में जाना जाता है, एक प्रगतिशील विचारक थे जो सभी के लिए समानता और न्याय में विश्वास करते थे। उन्होंने सावित्रीबाई में एक समान विचारधारा वाली आत्मा देखी और उन्हें शिक्षित करने का फैसला किया, जो उस समय विवाहित महिलाओं के लिए अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा, अंततः मराठी, संस्कृत और अंग्रेजी में महारत हासिल की। दंपति ने शिक्षा के माध्यम से एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाने का एक साझा दृष्टिकोण रखा, जिसे वे अज्ञानता और उत्पीड़न की बेड़ियों से मुक्त होने की कुंजी मानते थे। साथ में उन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्गों, दलितों, शूद्रों और महिलाओं, जिन्हें सदियों से ज्ञान तक पहुंच से वंचित रखा गया था, को ऊपर उठाने का मिशन शुरू किया। 1848 में सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने पुणे में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल स्थापित किया, जो उनके क्रांतिकारी प्रयासों की शुरुआत थी। यह कोई आसान काम नहीं था। महिलाओं को शिक्षित करने के विचार का समाज के रूढ़िवादी तत्वों ने कड़ा विरोध किया। कई लोगों ने उन्हें गालियां दी और दुर्व्यवहार किया। उन पर धार्मिक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक परंपराओं की अवहेलना करने का आरोप लगाया। जब सावित्रीबाई हर दिन स्कूल जाती थी तो उन पर पत्थर फेंके जाते थे, जिससे उन्हें अपने साथ कपड़ों का एक जोड़ा ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था ताकि उन पर फेंके गए कीचड़ और गंदगी से निपटा जा सके। फिर भी ऐसी शत्रुता से बेपरवाह वो शिक्षा के माध्यम से दूसरों को सशक्त बनाने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर दृढ़ रहीं। फुले द्वारा स्थापित स्कूलों ने हाशिए के समुदायों के बच्चों, जिनमें दलित भी शामिल थे, जिन्हें जाति पदानुक्रम के तहत अछूत माना जाता था, को मुफ्त शिक्षा प्रदान की। उस समय की गहरी बैठी पूर्वाग्रहों को चुनौती देकर सावित्रीबाई व्यवस्थित भेदभाव के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। वो समझती थी कि शिक्षा केवल साक्षरता के बारे में नहीं है, बल्कि उत्पीड़ितों के बीच आत्मविश्वास, गरिमा और आत्ममूल्य स्थापित करने के बारे में भी है। उनके अथक प्रयासों के माध्यम से सैकड़ों लड़कियों और लड़कों को अपने जीवन को बदलने का अवसर मिला, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए नींव रखी गई। एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका के अलावा सावित्रीबाई महिलाओं के अधिकारों की मुखर समर्थक भी थी। उन्होंने बाल विवाह, दहेज और विधवाओं के दुर्व्यवहार जैसी प्रथाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो 19वीं सदी के भारत में व्यापक थी। विधवाओं को विशेष रूप से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया, उनके सिर मुंडवा दिए गए, उन्हें सादे कपड़े पहनने और खुशी या संगति से रहित तपस्वी जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने 1863 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, शिशु हत्या निवारण गृह नामक एक आश्रय गृह खोला। इस संस्थान ने गर्भवती विधवाओं और अविवाहित माताओं को शरण प्रदान की, उन्हें ऐसी दुनिया में देखभाल और सुरक्षा प्रदान की जिसने अक्सर उनकी निंदा की। सावित्रीबाई की करुणा मनुष्यों से परे फैली हुई थी। वो जानवरों की भी गहरी परवाह करती थी। कई अवसरों पर उन्होंने जानवरों के खिलाफ क्रूरता को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, जो सभी जीवित प्राणियों की परस्पर संबद्धता में उनके विश्वास को दर्शाता है। उनकी सहानुभूति की कोई सीमा नहीं थी, चाहे वह किसी परेशान छात्र को सांत्वना देना हो, दलितों के अधिकारों के लिए खड़े होना हो, या जहां भी उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ा, उसके खिलाफ आवाज उठाना हो। जैसे जैसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, वैसे वैसे उनका प्रभाव भी बढ़ा। 1852 में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें एक पुरस्कार से सम्मानित किया, जिससे वह भारत में ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाली पहली महिला शिक्षिका बनी। हालांकि सावित्रीबाई के लिए पुरस्कारों का कोई महत्व नहीं था। जो चीज वास्तव में उन्हें प्रेरित करती थी, वो जाति, लिंग या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की इच्छा थी।
उनके लेखन, हालांकि उनके पति की तुलना में संख्या में कम है, सामाजिक मुद्दों की उनकी गहरी समझ और एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के लिए उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। उनकी सबसे उल्लेखनीय कृतियों में से एक कविताओं का संग्रह काव्य फूले है, जो प्रेम, मानवता और समाज सुधार के विषयों पर प्रकाश डालता है। अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने लोगों से विभाजनकारी पहचानों से ऊपर उठने और दया और समानता के सार्वभौमिक मूल्यों को अपनाने का आग्रह किया। उनकी कविताएं उनकी बौद्धिक गहराई और कलात्मक संवेदनशीलता का प्रमाण हैं, जो एक बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में उनकी विरासत को और मजबूत करती हैं। दुखद रूप से सावित्रीबाई का जीवन तब छोटा हो गया जब 1897 में बुबोनिक प्लेग के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जबकि वे महामारी से प्रभावित रोगियों की सेवा कर रही थी। अपनी करुणामयी प्रकृति के अनुरूप उन्होंने दूसरों की देखभाल के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला। अपने अंतिम सांस तक निस्वार्थता की भावना का प्रतीक बनी रही। उनकी मृत्यु से एक ऐसा शून्य पैदा हो गया जिसे कभी भरा नहीं जा सका, लेकिन उनके आदर्श अनगिनत जिंदगियों के माध्यम से जीवित रहे जिन्हें उन्होंने छुआ था। आज सावित्रीबाई फुले को एक पथ प्रदर्शक के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा और नारीवाद का मार्ग प्रशस्त किया। उनके योगदान के सम्मान में कई संस्थानों, छात्रवृत्तियों और पुरस्कारों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। सड़कों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर उनका नाम है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी स्मृति राष्ट्र की सामूहिक चेतना में जीवित रहे। उनकी कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों में दृढ़ता, साहस और दृढ़ विश्वास की शक्ति की याद दिलाती है। सावित्रीबाई फुले की विरासत को आज विशेष रूप से प्रासंगिक बनाने वाली बात इसकी सार्वभौमिकता है। ऐसे समय में जब लैंगिक समानता, जातिगत भेदभाव और शिक्षा तक पहुंच के आसपास की बहसें वैश्विक विमर्श पर हावी हैं, उनका जीवन बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। उन्होंने प्रदर्शित किया कि परिवर्तन छोटे लेकिन दृढ़ कदमों से शुरू होता है, कि शिक्षा मुक्ति का एक उपकरण है और करुणा विभाजनों को पाट सकती है। ज्योतिराव के साथ उनकी साझेदारी ये दर्शाती है कि सहयोग और आपसी सम्मान प्रभाव को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये साबित करते हुए कि प्रगति शायद ही कभी अलगाव में हासिल की जाती है। सावित्रीबाई की कहानी केवल एक व्यक्ति की उपलब्धियों के बारे में नहीं है, यह न्याय और गरिमा के लिए सामूहिक संघर्ष के बारे में है। ये हमें याद दिलाता है कि असमानता के खिलाफ हर अवज्ञा का कार्य मायने रखता है, किसी को शिक्षित करने के हर प्रयास का व्यापक प्रभाव पड़ता है और अन्याय के खिलाफ उठाई गई हर आवाज एक निष्पक्ष दुनिया के निर्माण में योगदान करती है। जैसे ही हम उनके जीवन पर विचार करते हैं, हमें अपने मिशन को आगे बढ़ाने की अपनी जिम्मेदारी याद आती है, एक ऐसे समाज के लिए प्रयास करना जहां हर कोई अपनी पहचान की परवाह किए बिना गरिमा, स्वतंत्रता और तृप्ति का जीवन जी सके। निष्कर्ष रूप में सावित्रीबाई फुले का जीवन आशा, लचीलापन और कार्रवाई की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। व्यक्तिगत चुनौतियों पर काबू पाने से लेकर अपने से बड़े कारणों का समर्थन करने तक उन्होंने परिवर्तन की भावना का प्रतीक बनाया। उनकी यात्रा हमें यथास्थिति को चुनौती देने, बाधाओं को तोड़ने और एक ऐसे भविष्य की ओर काम करने के लिए प्रेरित करती है जहां कोई भी पीछे न रहे। अपने बलिदानों और उपलब्धियों के माध्यम से उन्होंने मानवता की एक सच्ची नायिका के रूप में अपना स्थान अर्जित किया है, जिनकी रोशनी हमें एक उज्जवल कल की ओर मार्गदर्शन करती रहती है।